हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम था हेरिडिटी, कल्चर एंड बिहेवियर। तो इसमें पहला आपका जो पॉइंट है वो कह रहा है कि डैश रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इज इन्नेट एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज इनहिबिटेड अंटिल रिलीज्ड बाय एन इन्नेट रिलीजिंग स्टिमुलस। तो ये एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर की बात कर रहा है जो इन्नेट होता है। इन्नेट मतलब हमारे अंदर पहले से ही बाय बर्थ होता है, लेकिन वो बिहेवियर हम तभी दिखाते हैं। वो हमेशा इनहिबिटेड रहता है, लेकिन वो बिहेवियर हम तभी दिखाते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस नज़र आता है जिसके बेस पे हमें रिस्पॉन्स करना है। तो इस तरह के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? तो इसका एक प्रॉपर नाम होता है इस बिहेवियर का, जो शायद हमने डिस्कस नहीं किया है। पहले तो आप नोट कर लो, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, या फिर शॉर्ट में आप इसको FAP भी बोल सकते हो। ये भी एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर की तरह ही माना जाता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिसमें जो पर्टिकुलर बिहेवियर हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन हम उसको तब तक शो नहीं करते जब तक हमें एक पर्टिकुलर स्टिमुलस ना नजर आए। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडीली प्रोसेसेस एंड चेंजेस ऑफ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ सच डेवलपमेंट। रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडीली प्रोसेस मतलब बॉडी के प्रोसेस डेवलप होते हैं और चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडीली प्रोसेस एंड चेंजेस ऑफ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की वजह से मैच्योरेशन होती है, जिसमें आपके बॉडीली प्रोसेस चेंज होते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, डैश आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। आंसर आएगा जीन्स। जीन्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अ मैच्योर फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली डैश क्रोमोसोम्स। तो फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? X क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट, a dash gene is the one that takes precedence over all other genes for a particular trait। तो कौन सा जीन ऐसा होता है जो जिसकी वजह से ट्रेट्स जो डिटरमिन होते हैं? तो दो टाइप के जीन हमने पढ़े थे, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जीन ऐसा होता है जो कि ट्रेट को डिटरमिन करता है कि किसके अंदर किस टाइप के ट्रेट्स आएंगे, वो डोमिनेंट जीन पे डिपेंडेंट होता है। 6 पॉइंट, डैश रेफर्स टू अ फर्टिलाइज्ड एग सेल। तो एक फर्टिलाइज एग सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। 7th point, a person is dash for a specific trait if both genes that determine the trait have the same characteristics। सपोज डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों में ही सेम टाइप के ट्रेट्स हैं, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा होमोजाइगस। होमोजाइगस फॉर अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, कोई ऐसा ट्रेट उसके अंदर हो जिसमें दोनों ही जीन्स जो ट्रेट डिटरमाइन कर रहे हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के हो, तो उस पर्सन को बोला जाएगा होमोजाइगस। नेक्स्ट पॉइंट, डैश ट्विन्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेम जाइगोट। तो कौन से ट्विन्स हैं जो सेम जाइगोट से ओरिजिनेट होते हैं, जिनको आइडेंटिकल भी बोलते हैं? मोनोजाइगोट ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक या मोनोजाइगोट लिख सकते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डैश इज अ सिस्टम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वेयर बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स आर चोजन फॉर रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक ट्रेट्स। तो इसके अंदर एक वर्ड आएगा, आपने सुना होगा पहले भी, यूजेनिक्स करके। मैंने एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। यूजेनिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको आपस में रिप्रोडक्शन के लिए चूज़ किया जाता है। जैसे कि
बहुत बेस्ट ट्रेड्स वाले लोग होते हैं। जैसे समझ लो कि आपने दो बेस्ट इंटेलिजेंस वाले दो लोग ले लिए जिनको आपस में बोला गया है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ताकि ये देखा जा सके कि आगे कैसे उसके जेनेटिक ट्रेड्स पास ऑन होते हैं। या फिर आपने पर्टिकुलर एक बहुत इंटेलिजेंट, ब्राइट इंटेलिजेंट और एक डल इंटेलिजेंट को ले लिया। तो इसमें चूज़ करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स चूज़ किए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए उनके जेनेटिक ट्रेट के बेस पे, ताकि उसका आगे क्या इफेक्ट होगा उसे देखा जा सके। तो उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। जैसे हम एनिमल्स में स्पेसिफिक ब्रीड के लिए मेटिंग कराते हैं ना कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ की एनिमल्स की, वैसे ही ह्यूमंस में जब ट्रेट की स्टडी करी जाती है इस तरीके से तो उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेन डैमेज इज इनहेरिटेड व्हेन द बॉडी as a result of genetic inheritance does not produce enough of the dash needed by the brain for proper development। तो जब आपको एक कोई जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से ब्रेन में डैमेज होता है तो उस टाइम क्या होता है कि बॉडी इंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करती है जो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट point number 11, dash refers to the extent to which the potential of an organism is realized। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा phenotype, जो एक जगह हमने डिस्कस किया है जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, तब हमने इसको कंपेयर किया था जीनोटाइप से। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है कि आपका कौन सा जीन आपस में पेयर कर रहा है। जैसे एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है। तो जैसे किसी की ब्लू आइज़ है तो उसके में डोमिनेंट जीन कैपिटल बी है। किसी की ग्रीन आइज़ है तो उसका जो जीन है वो स्मॉल बी है। इस केस में जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा, जो इनका बेबी होगा, उसमें या तो बी और ये वाला बी पेयर होके आएगा या फिर ये वाला बी और ये वाला बी पेयर होगा। इस टाइप से एक जीन डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो ये जो पेयरिंग हो रही है यहाँ पे इसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो या तो ब्लू आइज होंगी या ग्रीन होंगी ऐसे करके। तो जीनोटाइप तो हो गया पेयरिंग, और जो आई का कलर नज़र आ रहा है सामने उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो हेयर कलर, आई कलर, जो भी आपके करेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं सामने से, क्योंकि आपकी जीन की पेयरिंग उस तरीके से हुई है, तो जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप बनता है। तो फिनोटाइप क्या है? जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो देख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है स्टर्न्स हाइपोथेसिस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टू बिहेवियर डेवलपमेंट हैज़ बीन कॉल्ड डैश हाइपोथेसिस। तो ये एक बहुत फेमस हाइपोथेसिस है जिसको हम रबर बैंड हाइपोथेसिस बोलते हैं। रबर बैंड हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि आपके जो जीन्स है ना, आपको एक रबर बैंड की तरह मौका देते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को कितना खींच सकते हो, लेकिन आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी पोटेंशियल को कहाँ तक लेके जाता है। मतलब आपके जीन्स में आपके दोनों पेरेंट्स अगर एथलीट हैं तो उस बच्चे के जीन्स में ये चीज़ होगी कि वो बहुत अच्छा एथलीट बन सकता है, कि लेकिन अगर उसको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो सिर्फ इतना तक ही रह जाएगा। वो पूरे तरीके से उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो स्प्रेड नहीं होगी पूरा यहाँ तक जहाँ तक हो सकती थी एक अच्छा एथलीट बनने के लिए। तो जीन्स जो है वो एक तरीके से रबर बैंड प्रोवाइड करता है। उसको आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो वो किस पे डिपेंड करता है कि उसको एनवायरनमेंट कैसा मिला है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं रबर बैंड हाइपोथेसिस। और आज का लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि द आइडिया दैट बिहेवियर कैन ओनली बी अंडरस्टैंड एंड इवेलुएटेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस कल्चरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविटी। कल्चरल रिलेटिविटी कहने का मतलब है कि आप किसी के बिहेवियर को तभी अंडरस्टैंड या इवेलुएट कर सकते हो जब आप उसके कल्चर को उसके बैकग्राउंड में लेके चलो, कि वो किस कल्चर में रहता है और किस तरीके से बिहेव करता है। बिना कल्चर को अवॉइड करके आप किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविटी। अब इसी चैप्टर के ट्रू और फॉल्स रहते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।